This conference will now be recorded. What do you mean by platform independency? कोशिश करनी है बस आंसर So, देने की. so in general meaning, if you talk about the platform independence, means Python doesn't require any platform to operate. Means if I talk about the general meaning of what is exactly is platform independence. Okay, right. ठीक है. Anyone else? Students are saying कि Python को रन करने के लिए किसी प्लेटफॉर्म की नीड नहीं है. Python डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रन हो सकता है. Priya is saying depend on the operating system. Indra is saying not dependent on only one platform. Right. चलिए मैं आप लोगों ने जो मुझे डेफिनेशन बताई है जनरली मेरे पास आंसर आता है स्टूडेंट्स का. व्हाट यू मीन बाय प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी. ठीक है, इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी वर्सेस पोर्टेबिलिटी. पोर्टेबिलिटी में और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी में क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी जो आप लोग आंसर दे रहे हो मुझे जो समझ में आ रहा है आप लोग क्या कहना चाह रहे हो. अगर आपने पाइथन का प्रोग्राम बनाया एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे, अगर सेम प्रोग्राम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे विदाउट एनी चेंज रन हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि हमारी लैंग्वेज या टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. कितने लोग एग्रीड हैं? रेज योर हैंड्स. ऑनलाइन स्टूडेंट्स कितने लोग एग्रीड हैं? इफ यू राइट योर कोड ऑन वन ऑपरेटिंग सिस्टम, इफ द सेम कोड विदाउट एनी चेंज can be executed on other operating systems also, then we say our language or technology is platform independent. ठीक है, लास्ट डेस्क वाले स्टूडेंट प्लीज आगे आ जाओ थोड़ा सा. सबसे लास्ट वाले बिल्कुल जो है आई कांटेक्ट नहीं हो रहा, कुछ समझ में नहीं आएगा आई कांटेक्ट नहीं होगा तो आ जाओ आगे. ऑनलाइन वाले स्टूडेंट प्लीज बी देयर. या आगे आ जाओ, सेकंड डेस्क बिल्कुल खाली पड़ी है. या so if you write your code on one operating system, if the same code without any change can be executed on other operating systems also, then we say our language or technology is platform independent. कितने लोग एग्री में? राइट यस और नो ऑनलाइन स्टूडेंट्स. कितने लोग एग्री? रेज योर हैंड्स. एजिटेट नहीं करना. ठीक है, राइट. ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हाउ मेनी ऑफ यू एग्रीड? राइट यस और नो इन द चैट विंडो. बी फास्ट, मुझे पता तो चल जाएगा कितने लोग जो है सो रहे हैं जाग रहे हैं. राइट स्वतंत्र. राइट कनिका. ये फाइल मैं आप लोगों का शेयर कर दूंगा क्लास के बाद ग्रुप में. हाँ जी. Not depend on the operating system for executing program. Right, Priya? Very good. ठीक है. If we write our code on one operating system, if the same code without any change can be executed on other operating system also, then we say our language or technology is platform independent. This is the wrong definition. This is not the right definition. This is the definition of portability. ये पोर्टेबिलिटी की डेफिनेशन है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की नहीं है. लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी इज पोर्टेबल. या तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी क्या है? पोर्टेबल मींस अगर हम अपने कोड को एक ओएस पे लिखते हैं और दूसरे डिफरेंट ओएस पे ले जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हमारी लैंग्वेज या टेक्नोलॉजी पोर्टेबल है. राइट. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी मींस if we write our code on one operating system,
हाँ जी. If we write our code on one OS, if the same code, if we compile the code on same OS and after compilation, अगर हम अपनी compiled file को different OS पे रन कर सकते हैं, तो हम बोलते हैं कि हमारी लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. ठीक है. अब कंपाइल क्यों करते हैं हम लोग फाइल को? वाई वी कंपाइल आर फाइल? सॉरी, एरर चेक करने के लिए. ओके, राइट. So to convert the Why we high-level compile language to machine language. वेरी गुड सौरभ. हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज या फिर एक इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करने के लिए. क्यों कन्वर्ट करते हैं इंटरमीडिएट कोड में? क्या बेनिफिट है उसका? क्या बेनिफिट है? बताओ. बी फास्ट सो दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड आवर कोड. ओके अमेंद्र, ठीक है. फॉर प्रेजेंटेशन, राइट अभिजीत. ओके. सो पाइथन हमारा जो है मॉडुलर अप्रोच को फॉलो करता है. देखो हम लोग कंपाइल क्यों करते हैं कोड को? मेरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो. अगर मैंने अपना कोई कोड सी लैंग्वेज, पाइथन या जावा में लिखा, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं. अगर ये पाइथन आपकी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो कोई चैलेंज नहीं है, राइट. सो अगर आप लोगों ने सी लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज, HTML, जावास्क्रिप्ट, कोई भी लैंग्वेज थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो अगर हमने अपना एक कोड लिखा पाइथन में या सी में या जावा में या PHP में, किसी लैंग्वेज में, और उस कोड को हम लोग अगर नोटपैड में ओपन करने की कोशिश करेंगे, तो क्या कोड ओपन हो जाएगा? क्या कोड ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होगा? अगर हमने पाइथन का प्रोग्राम या सी लैंग्वेज का प्रोग्राम, हैश इंक्लूड एसओ.h, conio.h पूरा प्रोग्राम हमने नोटपैड में ओपन किया, राइट क्लिक करके ओपन विद फाइल होता है, तो नोटपैड में ओपन किया, तो क्या कोड ओपन होगा? और क्या वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होगा? समझने वाला नहीं होगा. ठीक है, कितने लोग एग्रीड है? रेज योर हैंड्स. नो निगेटिव मार्किंग. हाथ तो उठा लिया करो. ठीक है, शर्माने की क्या बात है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ मुझे, बी फास्ट, क्या आपका कोड ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होगा अगर हम उसको नोटपैड में ओपन करेंगे तो? No, sir. ओके, राइट. क्लासरूम के सारे स्टूडेंट कह रहे हैं नो. आप लोग भी नो ही कह रहे हो. वेरी गुड. ठीक है, मेजोरिटी नो को सपोर्ट कर रही है, बट दैट इज द रॉन्ग आंसर अगेन. आप नोटपैड में पाइथन, जावा, नोट, आप ये जो अपने प्रोग्राम बनाते हो किसी आईडी में बनाते हो, तो क्या होते हैं? वो एडिटर्स होते हैं. ठीक है, वो सारे एडिटर्स होते हैं, टेक्स्ट एडिट. उनके अंदर आप अपने प्रोग्राम को टाइप करते हो. तो अगर आप किसी भी प्रोग्राम को .c.py, ठीक है, .c++ को, .php, कोई भी फाइल को आप पाइथन में ओपन करो, नोटपैड में ओपन करोगे या कोई भी दूसरे टेक्स्ट एडिटर में ओपन करोगे, तो कोड आपका ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होगा. कोई भी उस कोड को रीड कर सकता है. अब इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, कोई छोटा प्रोजेक्ट भी होगा तो पता चलेगा कि 100 लोग मिलकर एक प्रोजेक्ट बना, 100 पीपल आर मेकिंग वन प्रोजेक्ट. अब 100 लोग मिलकर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और एक बंदा एक दिन में एवरेज 100 to 200 लाइन्स का कोड लिख देता है. ठीक है, 1 मंथ में अराउंड 5,000 लाइन्स का कोड एक बंदे ने लिख दिया. 1 ईयर में अराउंड 50,000 लाइन्स का कोड लिख दिया, और 100 बंदे मिलके काम कर रहे हैं. कितनी लाइन का कोड हो गया? अराउंड 5 मिलियन लाइन का कोड हो गया आपका. अब 5 मिलियन लाइन का कोड है, ठीक है, एक बंदे को. अब होता है क्या इंडस्ट्री में, हम लोग मोल्डर अप्रोच को फॉलो करते हैं. ऐसा नहीं होता है कि एक एडिटर ओपन किया और जैसे आपके पास गूगल डॉक फाइल्स होती हैं, गूगल शीट्स होती है, कि आप सब लोग उसी में काम कर सकते हैं. इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता. ठीक है, प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट म्यूट योर माइक. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं. आपको किसी इंडस्ट्री के सारे डिपार्टमेंट्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म में लेके आना है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप करना है, तो क्या बोलते हैं हम लोग ऐसे सॉफ्टवेयर्स को? जहां पे किसी कंपनी के सारे डिपार्टमेंट आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? ERP बोलते हैं. ठीक है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. प्लीज, हम लोग ERP बोलते हैं. प्लीज थर्ड डेस्क पे आ जाओ आप. हाँ, आगे बैठ जाओ. ठीक है, तो ERP
हम लोग को ईआरपी डेवलप करना है तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हमारे पास जो डेटा, जो हमारा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट है वो हमारे प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में डिवाइड करेगा कि एक टीम है जो किस पे काम करेगी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे, एचआरएमएस पे काम करेगी। एक टीम है जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे काम करेगी। एक टीम है जो मार्केटिंग मैनेजमेंट पे काम करेगी। एक टीम है जो आपका डेटा कलेक्शन या फी कलेक्शन पे, रिकवरी पे काम करेगी। एक टीम जो है आपका ट्रांसपोर्ट मैनेज कर रही होगी। तो ऐसे अलग अलग मॉड्यूल्स बनेंगे। जो भी कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, कॉलेज है तो कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, फी के लिए अलग डिपार्टमेंट है, टीचिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट है, प्लेसमेंट के लिए अलग डिपार्टमेंट है। तो सारे डिपार्टमेंट्स को अलग अलग टीम्स डेवलप करते हैं और फाइनली हम क्या करते हैं, उन सारे मॉड्यूल्स को आपस में इंटरफेस कर देते हैं। तो क्या बन जाता है, हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट यानी कि ईआरपी बन जाता है। तो दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ईआरपी होते हैं। तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज पे, नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लैंग्वेज पे काम कर रहे हो, तो लैंग्वेज आपकी मॉडुलर अप्रोच को फॉलो करनी चाहिए। तो पाइथन मॉडुलर अप्रोच को फॉलो करती है। इट मींस आप अपने प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में डिवाइड करोगे और फाइनली हम सारे मॉड्यूल्स को इंटरफेस कर देंगे। तो अगर किसी डेवलपर का इंटरेस्ट हुआ, डेवलपर को लगा कि यार कोड इतना बड़ा बन गया है, एक साल के अंदर 50 मिलियन का कोड बन गया, 100 लोगों ने डेवलप कर, या 5 मिलियन लाइन का कोड बन गया, तो क्या करेगा, उसने कोड को किसी दिन बीच में पेन ड्राइव लगाई और लेके आ गया, ऑनलाइन अपने मेल पे मंगा दिया, ठीक है। और नेक्स्ट डे आप जैसे एडोबे फोटोशॉप की बात करते हैं, कितने का सॉफ्टवेयर आता है, लगभग 30 to 40 थाउजेंड रुपीज का एडोबे फोटोशॉप का एक लाइसेंस आता है। किसी के पास फोटोशॉप लाइसेंस का पूरा, फोटोशॉप का पूरा सॉफ्टवेयर आ गया, उसने एडिटिंग करी माइन्यूट और अपना अपने नाम से नई कंपनी बनाई, और जो 30-50 थाउजेंड वाला सॉफ्टवेयर वो 3-4 थाउजेंड में बेचना स्टार्ट कर दिया। तो इंडस्ट्री में हम लोग कभी भी क्लाइंट को एक्चुअल कोड नहीं देते। कभी भी हम आपस में जब शेयर कर रहे होते हैं टीम्स के अंदर, तो हमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि हमें क्या शेयर करना है, हमें कंपाइल्ड कोड शेयर करना है। कंपाइल्ड कोड की क्वालिटी क्या होती है, कंपाइल्ड कोड्स आर नॉट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड्स। जो एक्चुअल कोड है, आपने पाइथन, सी, जावा, पीएचपी की कोई भी फाइल आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में ओपन करोगे, ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर एक बार आपने अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया, कंपाइल करने के बाद जो कोड आएगा, अगर आप उसको नोटपैड में ओपन करोगे, तो वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा। उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स बने होंगे, उसके अंदर आपके कुछ शेप्स बनी होंगी, और आपको जो है कोड समझ में नहीं आएगा। एग्री, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब इंडस्ट्री में काम करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारी लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है या नहीं है। मीन्स हमने अपना कोड लिखा, कोड लिखने के बाद उसको कंपाइल किया। अब कुछ लोग कहते हैं कि पाइथन में कंपाइलेशन तो होता ही नहीं है। ऐसा नहीं है। पाइथन इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, पर कंपाइल्ड कोड यहाँ भी बनते हैं, इंटरमीडिएट कोड यहाँ भी बनते हैं। तो आपने अपने कोड को पहले बनाया, फिर उसको कंपाइल्ड किया जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं है, और फिर उसको टीम्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। टीम्स में डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद अब जब आप सारे मॉड्यूल्स को आपस में इंटरफेस कर रहे हो, उसको डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे लेके जा रहे हो, अगर आपके कंपाइल्ड कोड डिफरेंट ओएस पे रन हो रहे हैं, तो हमारी लैंग्वेज या टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ गया सभी को ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस और नो, राइट इन द चैट विंडो। तो पोर्टेबल मीन्स राइट वंस। हम लोग एक शॉर्ट टर्म यूज करते हैं पोर्टेबल के लिए, वोरा, दैट इज राइट वंस, सॉरी, राइट वंस रन एनीवेयर। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस मीन्स CORA, कोरा, कंपाइल वंस, रन एनीवेयर, ठीक है। तो पाइथन इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, कि आप अपने कोड को डिफरेंट कंपाइल करने के बाद भी डिफरेंट ओएस पे रन कर सकते हो। पाइथन आपका मॉड्यूलर अप्रोच को सपोर्ट करता है। वी कैन डिवाइड द मॉड्यूल्स। के लिए more regions to go. Why Python? Why Python? More regions to go. Online students, पाइथन इतना पॉपुलर क्यों है? कुछ रीजन हम पूछ रहे हैं, आप लोग बताओ क्या कर रहे हो आप लोग अभी? सॉरी, MCA कहाँ से? TMU मुरादाबाद से, ग्रेट, ठीक है। TMU वाले स्टूडेंट कितने हैं? रेज योर हैंड्स। ओके, 7-8 स्टूडेंट्स आर देयर, राइट, ठीक है। सो मोर रीजन्स टू गो, व्हाई पाइथन?
कोई और रीजन बताओ। एनीवन एल्स? राइट गोकुल, लग रहा है आप अभी ज्वाइन किया, आपने क्लास लेट ज्वाइन की है। हमारा पहला जो रीजन था वो इजी टू यूज ही था। ठीक है। सो पाइथन सपोर्ट्स डायनेमिक डेटा टाइप डेफिनेशन एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। क्या मीनिंग है इसका? पाइथन डायनेमिक डेटा टाइप डेफिनेशन को और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करता है। हाँ जी। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एबीसीडी नहीं पढ़ा? ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा तो इसलिए जानबूझ के आप नहीं उठाना इस बार। हाँ जी, ठीक है। एबीसीडी नहीं पढ़ा, राइट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, राइट अभिजीत? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मेरा मतलब है सी, एचटीएमएल, जावा, जिसमें आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना नहीं आता। बस इतना ही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। या लूप्स नथिंग नहीं एल्स। आते, कंडीशन नहीं आते। हाँ जी। ठीक है अभिजीत, ओके। या सबको पता होगा कि हम लोग जो भी प्रोग्राम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, जो भी प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं, जो भी डेटा सेव कर रहे हैं, कहाँ पे जा रहा है वो हमारा कहीं ना कहीं इंटरनल मेमोरी के अंदर जाके सेव हो रहा है। ठीक है। तो अगर मैं अपने प्रोग्राम में लिखता हूँ मुझे एक स्ट्रिंग को सेव करना है सेटपा, और दूसरी स्ट्रिंग है वेलकम टू सेटपा, तो किसमें ज्यादा मेमोरी कंज्यूम होगी, फर्स्ट स्ट्रिंग में या सेकंड में? फर्स्ट में आई सेटपा सेव बिलीव कर रहा हूँ, सेकंड में सेकंड सर। में वेलकम टू सेटपा। सेकंड स्ट्रिंग में ज्यादा मेमोरी कंज्यूम होगी, राइट। ठीक है। यस। तो हमारे पास पाइथन में क्या सपोर्ट करता है? पाइथन में डायनेमिक डेटा टाइप डेफिनेशन सपोर्ट करता है। कुछ लैंग्वेज हमारी जैसे सी लैंग्वेज है, जावा है, वो डायनेमिक डेटा टाइप डेफिनेशन को सपोर्ट नहीं करती। अगर आपने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, वेरिएबल कहीं ना कहीं मेमोरी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। आपने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया तो वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि वेरिएबल कितनी मेमोरी लेने वाला है। अगर आपने इंटीजर टाइप डिफाइन कर दिया सी लैंग्वेज में, तो सी लैंग्वेज में इंटीजर कितनी मेमोरी लेता है? किसी को पता है? 1 बाइट, वेरी गुड। हर्ष कह रहा है 1 बाइट। हाँ जी। 4 बाइट्स। क्या नाम है आपका? गर्वित। ठीक है, गर्वित कह रहा है 4 बाइट्स। बाकी स्टूडेंट बताओ जिनको पता है, जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, उनको तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। हाँ जी। पाइथन कितनी बाइट्स ले, सी लैंग्वेज कितनी बाइट्स लेता है एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए? 2 बाइट्स। हाँ जी, 2 बाइट्स, ओके। ठीक है। इतनी तो आप लोग के अंदर थोड़ी वो होनी चाहिए आपस में कि हाँ, तीन ही ऑप्शंस होते हैं जनरली, 1, 2 या 4 बाइट्स, तो आप लोगों ने एक एक आंसर तो देना चाहिए सभी को। एक का तो सही होगा। 8 बाइट्स वाले बच्चे भी आ गए, इंद्रप्रीत सिंह, वेरी गुड इंद्रप्रीत। 8 बिट्स या बाइट्स? जब मैं बचपन में पढ़ता था तो मेरे टीचर थे, वो बोलते थे कि 1 किलो चीनी में आधी किलो चीनी ऐड करेंगे तो कितनी चीनी हो जाएगी? तो हम बोलते थे 1.5, तो बोलते थे 1.5 क्या, गधे या घोड़े? यूनिट लिखना जरूरी है। इंद्रप्रीत 8 बिट्स या बाइट्स? बिट्स, राइट। यानी कि 1 बाइट, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। ठीक है। तो पाइथन सी लैंग्वेज हमारी क्या होती है? सी लैंग्वेज के अंदर जो कंपाइलर होता है वो कितने बिट्स का आपने इंस्टॉल किया उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने सी लैंग्वेज में जो कंपाइलर इंस्टॉल किया है वो आपका
16 बिट कंपाइलर है या 32 बिट कंपाइलर है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जितने बिट्स है तो दो ही तरह के कंपाइलर हमारे पास होते हैं, तो अकॉर्डिंगली सी लैंग्वेज में इंटीजर्स की जो मेमोरी है वो चेंज होती है, कितने बिट का कंपाइलर आपने इंस्टॉल किया हुआ है। एग्री? ठीक है, तो फिक्स नहीं होता, कंपाइलर डिपेंडेंट होता है सी लैंग्वेज पर कि इंटीजर कितनी मेमोरी ले रहा है। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास वहां पे क्या है, अगर आपने डिफ फिक्स कर दिया कि आपका ये जो है एक इंटीजर, आपने एक वेरिएबल बनाया किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, अगर वो 16 बिट्स ले रहा है तो अब आप पूरे प्रोग्राम के अंदर उसकी उस प्रोग्राम में आप जो है उस वेरिएबल के अंदर 16 बिट से बड़ी वैल्यू नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे आपने किसी वेरिएबल को बोल दिया कि डेसिमल में 4 डिजिट से बड़ी वैल्यू नहीं लेगा, तो 4 डिजिट मतलब 9999, तो उसके अंदर जीरो से लेकर 9999 के बीच में कोई वैल्यू आपको देनी होगी। एग्री? तो ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास क्या है, पाइथन सपोर्ट्स डायनेमिक डेटा टाइप डेफिनेशन। मीन्स आपको यहाँ पे वेरिएबल का डेटा टाइप एडवांस में डिफाइन करने की नीड नहीं होती। आप उसको उसके अंदर इंटीजर स्टोर करो, उसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर करो, उसके अंदर आप कोई रियल फ्लोट वैल्यू स्टोर करो, आपकी कॉल है रन टाइम पे आप उसके अंदर वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। तो डायनेमिक यानी कि रन टाइम पे पाइथन डिसाइड करता है, जैसी वैल्यू दोगे वेरिएबल उसी टाइप का बन जाएगा। राइट? ठीक है, सो हमारे पास जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूं, मेरे पास क्या है, मेरे पास एक वेरिएबल है a इक्वल्स टू 5, मैंने प्रिंट किया a। प्रिंट एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है पाइथन में, a मैंने एक वेरिएबल बनाया, प्रिंट किया a। अगर मैं रन करता हूं, ये आईडी पे कैसे काम करना है मैं आपको कल सिखाऊंगा, ठीक है, अभी मैं केवल आपको आइडिया दे रहा हूँ वाई पाइथन। तो मेरे पास a में 5 आ गया, सेम वेरिएबल में लिखता हूँ a इक्वल्स टू डबल कोट्स में सेट का, और प्रिंट करता हूँ a को और रन करता हूं, तो मेरे पास वैल्यू में आउटपुट में सेट आ जाता है। सी लैंग्वेज में ये चीज अलाउड नहीं है। सी में अगर आपने ए को इंटीजर टाइप बना दिया तो थ्रू आउट द प्रोग्राम उसमें इंटीजर वैल्यू ही आप स्टोर कर सकते हो। पाइथन रन टाइम पे जैसी वैल्यू दोगे वेरिएबल उसी टाइप का बन जाएगा, एवरी टाइम हमारे पास नए वेरिएबल्स बनेंगे। राइट? हाँ जी, तो पाइथन आपका डायनेमिक डेटा टाइप डेफिनेशन को सपोर्ट करता है, दैट इज डेफिनेशन एट रन टाइम, और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। क्या होगा, अगर आप 5 स्टोर करोगे तो उससे कम मेमोरी लगे, और सेट पास स्टोर करोगे तो ज्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी हार्ड डिस्क में आपकी या कंप्यूटर में, रैम में। तो हमारे पास क्या है, डायनेमिक डेटा डेफिनेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, दैट इज मेमोरी एलोकेशन एट द रन टाइम। समझ में आ गया? गॉट इट? ठीक है, तो ये हमने एक आइडिया लिया कि पाइथन के अंदर हमें कैसे क्या क्या फीचर्स है पाइथन की, पाइथन हमने क्यों पढ़ना है। जॉब्स की बात करें या फील्ड्स की बात करें तो आपके पास, आप पाइथन पढ़ के अगर आप किसी डेटा ड्रिवन डोमेन में जाना चाहते हो, डीएमएल, डीएल, एआई, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरल नेटवर्क्स, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, इन डोमेन्स में जाना चाहते हो तो आपके पास सबसे ज्यादा जो पॉपुलैरिटी है इन डोमेन्स में वो पाइथन की है। और इवन नॉन डेटा ड्रिवन डोमेन्स में भी आप चाहे वेब डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में, ठीक है, नेटवर्किंग में, सिक्योरिटी में, किसी भी डोमेन में आप जाना चाहते हो, सिमुलेशंस में, प्रोजेक्ट सिमुलेशंस में, तो आपको पाइथन के लिए आपके पास रेडीमेड फंक्शंस, लाइब्रेरीज, पैकेजेस आपको मिल जाएंगे, फ्रेमवर्क्स आपको मिल जाएंगे। राइट? तो ये हमारे पास हमने कुछ रीजंस डिस्कस कर लिया। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? आप लोगों को डाउट या क्वेश्चन है? हाँ जी, आगे आ जाओ, आगे इधर थर्ड डेस्क पे बैठ जाओ, और आगे। हाँ चलो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो अभी? बीटेक कहाँ से, कौन से कॉलेज से? सॉरी, रामपुर से, ठीक है, ये मुरादाबाद से आगे जो पड़ता है। राइट राइट, ठीक है। सो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमें पाइथन पढ़ना क्यों है, ठीक है, क्या रीजन है पाइथन पढ़ने के, बीटेक में 30 साल सब्जेक्ट पढ़ने में, या
बीए कॉम में, बीए में, बीएससी में हमारी जान निकलती है। अब अलग से एक सब्जेक्ट पैसे दे के पढ़ना, गर्मी में जाना और फिर स्टडी करना, तो वाई टू स्टडी पाइथन। ये हमने एक आइडिया ले लिया कि हाँ पाइथन की डिमांड तो है, लेकिन अगेन प्रोग्रामिंग है, थोड़ी डिफिकल्ट है, प्रोग्रामिंग है थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कोई सोचे कि हाँ मैं खाली क्लास अटेंड करके पाइथन सीख लूंगा, तो पॉसिबल नहीं है, घर पे थोड़ा होमवर्क आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो होता क्या है, कई बार स्टूडेंट होते हैं जनरली बीटेक में या नॉर्मली भी, बच्चों की आदत होती है, मैं भी बीटेक कर रहा था तो आदत थी कि हर सेमेस्टर एग्जाम में सोचते थे कि अगले सेमेस्टर में शुरू से ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आदत होती है बच्चों की, तो जो है ऐसे ही आज सेटपा में पाइथन क्लास ज्वाइन करी, एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, समझ में आ रहा है सब अच्छा, आज भी समझ में आ रहा हो, 3 दिन तक समझ में आएगा, घर जाके प्रैक्टिस नहीं करी, फोर्थ डे थोड़ा कम समझ में आएगा, फिर लगेगा चलो अच्छा 1-2 क्लासेस कर लेते हैं, फिर बीच में सैटरडे संडे आएगा, अच्छे से पढ़ के फिर मंडे से शुरू से ज्वाइन करूंगा, और वो फिर मंडे का भी आता नहीं है। तो प्लीज साथ साथ पढ़ते रहना आप लोग, ठीक है। जो आपके सेशंस हैं वो रिकॉर्ड हो रहे हैं, एवरीडे मॉर्निंग में आते ही सबसे पहले आप मुझे रिक्वेस्ट कर देना सेशन रिकॉर्ड करने के लिए। आप लोग विद इन 12 आवर्स अराउंड जो है ये सेशंस आपके वेब पे चले जाते हैं, क्योंकि थोड़ी प्रोसेसिंग होती है, जितने भी ऑनलाइन टूल्स हैं आपके, इनके अंदर क्या होता है, ऑडियो अलग रिकॉर्ड होती है, वीडियो अलग, और फिर बाद में ऑनलाइन जाके ये सैम्पल होते हैं। ठीक है, सो थोड़ा टाइम लगता है अपलोड होने में, तो आपको विद इन 12 आवर्स आपके पास आ जाएंगे। चलिए, तो वंस वी विल डाइव deep into Python, we will get to know many more reasons to go with Python. हाँ जी, तो काफी स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं, किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है माइंड में? आप कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वो लोग डेमो के लिए आए हैं, खाली पढ़ने के लिए। इस क्लास में कोई डेमो का स्टूडेंट है? राइट, कुछ डेमो के लिए स्टूडेंट आए, तो आपके कुछ माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके आपके साथ चल रहे हैं, कि जिन्होंने फीस पे कर दी वो तो उनका तो माइंड सेट क्लियर है कि उनको जाना ही जाना है। ठीक है, तो कोई कोई डाउट्स हैं इनके में जो है कि वाई पाइथन, या वाई विकास टलरस, या वाई सेटपा, या हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या स्पेशल होने वाला है? मार्केट में बहुत सारे, मुरादाबाद, रामपुर में देर आर मैनी टॉम डिक एंड हैरी इंस्टीट्यूट, बट वाई सेटपा ओनली, क्यों पढ़ना है? कुछ डाउट्स है, क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग पूछ सकते हो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? संदीप, राजू को बोल देना पानी के लिए, जब जाएगा नीचे तब बोल देना। हाँ जी, या बताओ, कोई डाउट्स है, कुछ एक्सपेक्टेशंस है सर आपकी मेरे सेशन से? या डाउट प्लीज। तो नहीं है मेरे, क्योंकि जो मेरा एक फ्रेंड है उसने फीडबैक दिया था, और आई प्लान्ड लास्ट ईयर फॉर पाइथन। एनी हाउ मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं था उस टाइम पे, देन ही गिव मी फीडबैक अबाउट यू कि विकास सर आपकी क्लास उसने भी ली थी, मतलब आपके ही क्लास में था वो भी। देन ही इज वर्किंग समवेयर, आई डोंट नो द कंपनी नेम, एंड ही टेल मी अबाउट, ही इज आल्सो बीएससी, मयंक, फिर रिकॉल। तो उसने, मेरा एक तो यह है कि मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हूँ अभी, आई एम वर्किंग इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री सिंस 5-6 years। राइट अभिजीत। ओके, सो मेरा कुछ टेक्निकल है नहीं ऐसा, एंड आई डोंट नो अबाउट एनी लैंग्वेज, और मेरा लाइक लेमैन है। राइट, ठीक है। ऑल डाउट्स है कि मेरा थोड़ा सा वर्क के साथ में मतलब एडजस्ट कर पाना चीज़ें, वो चैलेंजिंग है। मतलब टाइम तो आई एग्री के पे कर दूंगा, बट मेरा ग्रैप्सिंग है ना, वो दो जगह डाइवर्जन है। एक लाइक मेरा मतलब स्टडी भी चल रहा है यहाँ पे अगर शुरू हो रहा है तो, और साथ ही साथ मेरा जॉब भी, अभी मेरा शिफ्ट चल रहा है even। तो राइट राइट, ठीक है। वो थोड़े से इश्यूज हैं मेरे साथ, आई नीड टू वर्क हार्ड ऑन दैट। बट आपका मैंने सुना था अभी जब लास्ट मेरा कम्युनिकेशन हुआ था प्रिया से, तो उन्होंने कहा था कि विकास सर मतलब बैच ले रहे हैं, और काफ़ी टाइम के बैच बैच ले रहे हैं। तो ये मेरे को मयंक ने भी बताया था कि विकास सर अब बहुत रेयरली बैच लेते हैं, या ये भी आपने बीच में बैच शायद नहीं लिया है, आई डोंट नो।
तो मैं इसी एक्सपेक्टेशन में आया कि मतलब मुझे कुछ मेरा अगर मैं एफर्ट करूंगा तो मुझे पॉजिटिविटी कहीं से सामने से मिलेगी, क्योंकि जैसे आप कह रहे हो ना सर कि आपने मतलब आपके टीचर्स ने कहा था, एक बैलेंस एक्सपीरियंस मेरा भी ऐसा है कि मेरे एक टीचर ने मेरे को बोला था, वो अभी तक याद है, कि मेरा काम इंफॉर्मेशन फ्लोट करना नहीं है, एजुकेशन फ्लोट करना नहीं है, मेरा काम जो व्हाइट बोर्ड और तुम्हारे माइंड के बीच का गैप है उसको फिल करना है। राइट, वेरी गुड अभिजीत, ठीक है, गॉट योर तो पॉइंट, वही थैंक बस। यू। तो अभिजीत इज सेइंग, या प्लीज, आप कुछ और कह रहे हो? या दैट्स इट। नहीं नहीं, मेरा बस यही है, थोड़ा सा अभी मेरा या जो वर्क कल्चर है ना वो ओवरऑल बिल्कुल अलग है, और ना मेरा कोई पास्ट ऐसा रहा है कि मैं इस इंडस्ट्री में रहा हूँ या कुछ मेरा मतलब कोडिंग वगैरह कुछ आइडिया, नथिंग। ठीक है, कोई बात नहीं, आई हाँ गॉट योर सर। पॉइंट, ठीक है। तो अभिजीत इज सेइंग ही इज फ्रॉम हेल्थ केयर इंडस्ट्री एंड वर्किंग फ्रॉम लास्ट 5 to 6 years। तो मैं आप लोग को थोड़ा, मैंने बीटेक की इलेक्ट्रॉनिक्स में अराउंड 20 years बैक, जब मैं बीटेक कर रहा था, व्हेन आई वाज परस्यूइंग माय बीटेक इन सेकंड ईयर ओनली, आई स्टार्टेड टीचिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं प्रोग्रामिंग में, वीएलएसआई प्रोग्रामिंग के अंदर, वीएचडीएल, वेरीलोग, एचडीएल, नाम सुना है आप लोगों ने? प्रोग्रामिंग के अंदर जो आप जैसे आईसी देखते हो, तो एक आईसी के अंदर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर फैब्रिकेटेड होते हैं, छोटी सी आईसी के अंदर, ठीक है। तो अब उस आईसी को, अगर कोई आदमी सोचे कि मैं ट्रांजिस्टर फिट करूंगा मैनुअली, तो पॉसिबल नहीं है। विद नेकेड आई जो है ये पॉसिबल ही नहीं है कि इन ट्रांजिस्टर्स को हम देख पाए, इतने छोटे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, और उनको फैब्रिकेट करना। तो आईसीस को फैब्रिकेशन से पहले डिजाइन करना पड़ता है प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो उसके लिए लैंग्वेजेस यूज होती है इलेक्ट्रॉनिक्स में। वीएचडीएल एक लैंग्वेज है जिसको साइंटिस्ट बोलते हैं वेरी हार्ड एंड डिफिकल्ट लैंग्वेज, ठीक है। तो उस लैंग्वेज को मैंने पढ़ाना शुरू किया। वीएचडीएल की फुल फॉर्म वेरी हार्ड एंड डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है, उसकी फुल फॉर्म भी थोड़ी डिफिकल्ट है। वी का मतलब है VHSIC, और एचडीएल की अपनी अलग फुल फॉर्म है। तो वीएचडीएल की जो फुल फॉर्म है वह है वेरी हाई स्पीड इंटीग्रेटेड सर्किट हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, ठीक है। तो वो लैंग्वेज मैंने पढ़ाना शुरू किया VHDL, फिर एम्बेडेड सिस्टम में मैं आया, रोबोटिक्स में, एंड अराउंड 5 years बैक आई जम्प्ड इनटू पाइथन एंड दीज डोमेन्स। तो मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, सो आई एम टीचिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जब मेरा बीटेक फर्स्ट ईयर था तो मैंने सी लैंग्वेज मेरा सब्जेक्ट था, और शायद मैंने ऑलमोस्ट सभी कंप्यूटर ऑन ऑफ करना सीखा था उस टाइम पे, 20 years बैक। तो मेरे पास फर्स्ट ईयर में बहुत कम मार्क्स आए सी लैंग्वेज में, जो है। तो मुझे लगा कि नहीं, पढ़ना पड़ेगा। फिर सेकेंड ईयर मैंने इतना पढ़ा कि मैंने 8085 माइक्रो प्रोसेसर एक होता है, उसका सिमुलेटर मैंने सी लैंग्वेज में बना दिया था सेकेंड ईयर में आके। तो कहीं ना कहीं क्या है कि वो इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग क्या है, जैसे कुछ बच्चे हो सकते हैं आपके कॉलेज में एथिकल हैकिंग सिक्योरिटी डोमेन में उनका इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो खाना भी खा रहे हैं, वॉशरूम में भी है, तो सोच रहे हैं कि उसका पासवर्ड कैसे हैक करूं। तो उस लेवल का इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा प्रोग्रामिंग में अगर आगे बढ़ना है तो, ठीक है। आप चाहे वर्किंग हो, कॉन्टिन्यूटी बड़ी मैटर करती है। मैंने देखा है मेरे साथ, मेरे यस फ्रेंड्स सर। खाली 1 घंटा पूरे दिन में यूपीएससी की प्रिपरेशन करते थे, और उन्होंने बीटेक कंप्लीट होते होते आईएएस यूपीएससी के एग्जाम्स क्लियर कर लिए। रेगुलरिटी बस फिक्स कर लो, कितना टाइम देना ही देना है, ठीक है। करेक्ट सर। 24 hours a डे आपके पास है, उसमें जो मस्ती करनी है, बच्चे हैं रात को हॉस्टल्स में बैठते हैं, सारा एक नया टॉपिक शुरू होता है, सारी रात उस टॉपिक पे डिस्कशंस होते हैं, ठीक है। फिर वो टॉपिक का कोई रिजल्ट नहीं निकलता, और नेक्स्ट डे नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी बिजीनेस है आपकी, जो भी आप बिजी हो, जो भी काम कर रहे हो, पैरेलली 1 घंटा फिक्स कर लो कि हमें प्रोग्रामिंग पे देना है। फर्स्ट टाइम हो सकता है ना आपको सक्सेस मिले, सेकंड टाइम मिलेगी, आपको सारे सेशन रिकॉर्डेड मिल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम सक्सेस नहीं मिल रही, सेकंड टाइम मिलेगी, पर सक्सेस मिलेगी। प्रोग्रामिंग मतलब कहीं ना कहीं करना तो इंसान ही कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग समझ में आएगी, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है और एक कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है बस, राइट। अग्री तो मैं आप लोग को बताता हूँ, जैसे अभिजीत का क्वेश्चन है कि वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री से है, तो कई बार मतलब जनरली क्या होता है कि जब आप डोमेन स्विच करते हो, स्पेशली नॉन टेक्निकल से टेक्निकल में आते हो, तो आपको एज ए फ्रेशर अपॉर्चुनिटीज मिलती है, एज एक्सपीरियंस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। पर यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके पास हो सकती है कि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री से हो, तो आप पाइथन में उस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज कर सकते हो। आई कांट गारंटी कि वो एक्सपीरियंस आपको बेनिफिट देगा, पर हो सकता है कुछ कंपनी में आप अप्लाई करो तो आपको बेनिफिट दे जाए। फॉर एग्जाम्पल, पाइथन पढ़ने के बाद आप कौन से डोमेन्स में जा सकते हो? मेजरली जो सबसे ज्यादा जॉब्स पाइथन पढ़ने के बाद डोमेन्स में है, नंबर 1, हाईएस्ट नंबर ऑफ जॉब्स इन पाइथन ट्रैक, कौन कौन सी हैं? नंबर 1, डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट या मशीन लर्निंग डेवलपर
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर, चैटबॉट डेवलपर, एनएलपी, या इस तरह की जो जॉब्स है, इन सारी जॉब्स में आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी जॉब्स है आपकी डेवलपमेंट की, जिसमें आप जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर बन सकते हो। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या मोबाइल ऐप डेवलपर में भी उतनी जॉब्स नहीं है पाइथन में, लेकिन वेब डेवलपमेंट में काफी जॉब्स हैं। तो वेब डेवलपर अगर आपको बनना है, अगर आपको वेब डेवलपर बनना है, तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं वेब डेवलपर में। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है बैकएंड डेवलपर बन सकते हो, पाइथन के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बैकएंड डेवलपर बन सकते हो या फिर आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। तो बैकएंड कुछ लोग बोलते हैं डेटाबेस, तो बैकएंड का मतलब डेटाबेस होता है जब आप जावा की, पाइथन की और डेटाबेस की बात कर रहे हो। लेकिन अगर आप एज ए कंप्लीट डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, तो पाइथन में, जावा में, पीएचपी में जो डेवलपर काम कर रहे होते हैं, उनको हम लोग बैकएंड डेवलपर ही बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप पाइथन में बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हो, तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? पाइथन प्लस एक वेब डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क इन पाइथन। फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क काइंड ऑफ बड़ी लाइब्रेरी या बड़ा पैकेज, जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्री डिफाइंड फंक्शंस या मेथड्स अवेलेबल है। जब फ्रेमवर्क इंस्टॉल करते हो तो ऑटोमेटिकली कुछ सेटिंग्स आपके सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल अपने आप हो जाती हैं। तो वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के नाम बताओ पाइथन में, अगर आप लोगों को पता है तो। जेंगो, जेंगो या फिर फ्लास्क, कोई एक पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। जेंगो थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलर है। तो आपको अगर बैकएंड डेवलपर बनना है तो केवल दो कोर्स पढ़ोगे, पाइथन और जेंगो, तो आप एक बैकएंड डेवलपर बन जाओगे। लेकिन अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है, आज से 10 साल पहले बैकएंड डेवलपर्स की ज्यादा डिमांड होती थी, जिसमें जावा डेवलपर मांगे जाते थे। तो आपको थोड़ा बहुत साथ में एसक्यूएल यानी कि डेटाबेस आना चाहिए, ठीक है। बैकएंड डेवलपर अगर आपको बनना है तो आपको पाइथन पढ़ना होगा, जेंगो पढ़ना होगा और थोड़ा बहुत एसक्यूएल साथ में पढ़ना होगा, डेटाबेस पढ़ना होगा। अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो क्या क्या पढ़ना है? फुल स्टैक डेवलपर मीन्स फ्रंट एंड प्लस बैक एंड। तो बैक एंड जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया, दैट इज फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है? कंट्रोल सी, या फ्रंट एंड लिख देता हूं, मैं आपको बता देता हूँ। फ्रंट एंड पढ़ना है तो क्या क्या पढ़ना होगा बताओ? बेसिक वेब डिजाइनिंग, जिसके अंदर क्या क्या आएगा? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, ठीक है। ये अराउंड 6 वीक का कोर्स है सेटफा में पाइथन का, ये वेब डिजाइनिंग का। प्लस आपको फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स पढ़ने होंगे। कोई भी एक फ्रेमवर्क आप पढ़ सकते हो, दैट इज लाइक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स। बताओ जल्दी, जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स क्या हैं? एंगुलर या रिएक्ट, कोई एक पढ़ोगे काम चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो दो कोर्स और पढ़ने होंगे, दैट इज वेब डिजाइनिंग प्लस रिएक्ट। रिएक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है, एंगुलर से थोड़ी ज्यादा डिमांड है रिएक्ट की। तो फ्रंट एंड में आपको वेब डिजाइनिंग प्लस रिएक्ट पढ़ना होगा, और बैक एंड में आपको पाइथन प्लस जेंगो प्लस एसक्यूएल पढ़ना। तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन जाओगे। और अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो क्या क्या पढ़ सकते हो आप? सबसे पहले पाइथन, जो हम अपने 6 वीक कोर्स में पढ़ने जा रहे हैं। देन एसक्यूएल, डेटा साइंटिस्ट बनना है, राइट पाइथन प्लस डेटा एनालिटिक्स यूजिंग पाइथन प्लस पावर बीआई, मशीन लर्निंग, ठीक है। ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन इसमें अगर आप बहुत ज्यादा नॉन टेक बैकग्राउंड से हो, तो आप पाइथन पढ़ने के बाद आप डायरेक्टली कुछ
रेडीमेड टूल्स पे भी काम कर सकते हो, जैसे कि टूल्स लाइक आपके पास क्या बता रहे हो आप लोग, पावर BI, टैबल्यू और सैस, इवन एडवांस एक्सेल से भी आप डेटा एनालिस्ट बन जाते हो। और चलो ठीक है, तो ये आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। तो पाइथन पढ़ने के बाद आप मेजरली 2 ट्रैक्स पे जा सकते हो, डेटा साइंटिस्ट पे या फिर वेब डेवलपर। अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, कंप्लीटली नॉन टेक्निकल से, ऑलरेडी किसी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो, तो आपके लिए बेटर है कि आप डेटा साइंस डोमेन में जाओ। आपको इधर फुल स्टैक डेवलपमेंट वाले डोमेन में थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है, क्योंकि आपको कुछ और प्रोग्रामिंग पढ़नी पड़ सकती है। अब डेटा साइंटिस्ट जो बनते हैं उसमें 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला, प्रोग्रामिंग जो ऑलरेडी आप पाइथन पढ़ रहे हो, साथ में आपको मशीन लर्निंग पढ़ना होगा, ठीक है। प्लस प्लस आपको थोड़ी मैथ्स आनी चाहिए, प्लस आपको डोमेन नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर कोई डोमेन नॉलेज का मतलब है डोमेन नॉलेज या डोमेन एक्सपीरियंस। अब बीटेक का फ्रेशर है या डिप्लोमा का फ्रेशर है या BA का बच्चा है, ग्रेजुएशन पास आउट है, तो उसके पास ऑलरेडी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपके पास, अगर आप डेटा साइंस डोमेन में जा रहे हो, तो हर जगह डेटा साइंस नाम तो चल रहा है, लेकिन 70-80% चांसेस है कि आप डेटा साइंटिस्ट नहीं बनोगे, आप डेटा एनालिस्ट बनोगे। पहले 1 साल 2 साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद फिर आप अपग्रेड होगे डेटा साइंस के अंदर, ठीक है। कुछ कंपनीज है जो डेटा साइंटिस्ट फ्रेशर्स को हायर करती है, कि उनकी माइंड सेट रहता है कि नहीं, मैंने 4 डेटा साइंटिस्ट रखे हैं, मैं 5 साल एक्सपीरियंस वाले, तो उनके अंदर मैं 2 फ्रेशर्स भी डाल देता हूँ डेटा साइंटिस्ट। जो थोड़े नॉर्मल काम है वो मैं फ्रेशर से करवा लूंगा, ठीक है, कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। लेकिन काफी कंपनीज है जो डेटा साइंटिस्ट मतलब एक्सपीरियंस ही हायर करती हैं। तो अगर आप एज अ फ्रेशर बात करते हो, तो आपके पास क्या है, आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज हो जाएगी, मैथ्स थोड़ी बहुत आपको आती होगी। कुछ मैथ्स हम आपको सेटपा में, पाइथन में डेटा एनालिसिस के कोर्स में पढ़ाते हैं। सेटपा का जो डेटा एनालिसिस का कोर्स है, उसमें आपको पाइथन की लाइब्रेरीज पढ़ाई जाएंगी जो डेटा एनालिसिस में यूज होती हैं, प्लस स्टैट्स मैथ्स पढ़ाया जाएगा आपको सामने, ठीक है। सो अब जो लोग एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में, हम लोग काम करते हो तो हम एक फनल शेप में काम करते हैं। जब आप एज ए फ्रेशर जाते हो किसी स्टार्टअप में स्पेशली ज्वाइन कर लोगे, तो आपको मल्टीपल काम कराया जाएगा। किसी बड़ी इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको एक डायरेक्शन में कुछ काम कराया जाएगा, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होता है कि आप उस इंडस्ट्री के अंदर भी एक फनल शेप में चल रहे होते हो। 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर आपने 10 साल के एक्सपीरियंस में ज्यादा काम फिनटेक इंडस्ट्री में किया है, तो आप देखोगे कि 10 साल के बाद आपको ऐसी कंपनीज हायर करेंगी जो फिनटेक बैकग्राउंड की है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड की है। अगर आपने 10 साल में ज्यादा काम किसी ट्रैवल इंडस्ट्री में किया है, किसी मेडिकल इंडस्ट्री में किया है, किसी फार्मा इंडस्ट्री में किया है, तो आपको आगे चल के ज्यादा जॉब्स उसी इंडस्ट्री की मिलनी शुरू हो जाएंगी। एक एक्सपीरियंस के बाद, 10 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो बहुत कंपनीज अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में, JD में लिखती हैं कि हमें जावा डेवलपर चाहिए जिसने फार्मा के प्रोजेक्ट्स पे काम किया हो, जिसने एडटेक के प्रोजेक्ट्स पे काम किया हो। ऐसे बंदों का प्रेफरेंस होता है, क्योंकि जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हो तो आपको उसमें कुछ डोमेन नॉलेज की भी नीड होती है। जैसे आपने बैंकिंग है, आपने बैंक में एक सॉफ्टवेयर यूज होता है इन्फोसिस कंपनी का, फिनेकल के नाम से, ठीक है। तो किसने बनाया? इन्फोसिस ने बनाया। तो इन्फोसिस ने जब वो सॉफ्टवेयर बनाया, तो इंडिया के 7 बहुत अच्छे बैंकर्स को हायर किया, पहले उनकी जॉब छुड़वाई, अपने हायर किया, और वो बैंकर्स ने मिलकर पूरा आर्किटेक्चर रेडी किया, और फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जब एक्सपीरियंस होता जाता है, तो आपसे एक एक्सपेक्टेशंस होती है कि आपको डोमेन नॉलेज भी होनी चाहिए, डोमेन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो आपके पास अगर 10 साल डेटा साइंटिस्ट एक्सपीरियंस है, तो किस इंडस्ट्री का है आपसे पूछा जाएगा, राइट। तो अगर आपका फार्मा बैकग्राउंड है, तो अगर आप डेटा साइंटिस्ट बन रहे हो और आपको डोमेन नॉलेज पहले से है, ठीक है, तो आपके पास कहीं ना कहीं बेनिफिट हो जाएगा कि आपको वो जो एक्सपीरियंस वाला जो एक कंसर्न है वो आपको पहले से पता है। तो अगर एक फ्रेशर एक डेटा साइंटिस्ट की जॉब अप्लाई करने जा रहा है, जिसको प्रोग्रामिंग भी आती है, मैथ्स भी आती है, पर उसको डोमेन नॉलेज नहीं है, और एक डोमेन नॉलेज वाला बंदा है और फार्मा में ही जॉब निकली हुई है, तो फिर उसके
सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। एग्री? ठीक है, लेकिन ये हो सकता है कि शुरू में आप एज अ डेटा एनालिस्ट जॉब करो, ना कि डेटा साइंटिस्ट जॉब करो। तो डेटा एनालिस्ट पढ़ने के लिए आपको पाइथन पढ़ना होगा, प्लस डीए यूजिंग पाइथन, प्लस टैब्ल्यू या पावर बी या टैब्ल्यू, दोनों पढ़ लो, बहुत अच्छा है। साथ में एडवांस एक्सेल जरूर आना चाहिए, अपने आप भी थोड़ा थोड़ा एडवांस एक्सेल पढ़ना शुरू करो। ठीक है, और इवन 2-3 डोमेन्स की नॉलेज है, कम नॉलेज है, कुछ कंपनियां इतनी नॉलेज से भी आपको सिलेक्ट करेंगी, या कुछ कंपनीज केवल आपको इतनी नॉलेज से भी सिलेक्ट कर लो। ठीक है, सो एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मुश्किल, मतलब एक्चुअल में क्या है, फ्रेशर को जॉब्स मिलती क्यों है, क्योंकि कंपनी अपनी कॉस्ट सेव करना चाहती है। तो उसके पास क्या है, 4 डेवलपर है, डेवलपमेंट में तो सारी जॉब्स आपको काफी सारी जॉब्स मिलती हैं। तो अगर 4 डेवलपर हैं, तो आपको कंपनी क्या चाहेगी कि अगर 5 साल एक्सपीरियंस, 3 साल एक्सपीरियंस वाले, तो साथ में कुछ फ्रेशर से ऐड करते हैं, धीरे धीरे जो एक्सपीरियंस है वो स्विच करते जाते हैं और फ्रेशर से एक्सपीरियंस बनते जाते हैं कंपनी। ठीक है, तो जॉब्स तो मिलेंगी मिलेंगी, कंपनी जो है, अगर जॉब्स नहीं मिलेंगी तो फिर फ्रेशर्स कभी प्लेस ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जॉब्स तो हैं, और लेकिन मतलब मैं क्या कहना चाह रहा था कि आपको हो सकता है 70% चांसेस है कि आपको पहले डेटा एनालिस्ट की जॉब मिले एज अ फ्रेशर। डेटा एनालिस्ट में आपको लगता क्या है कि बहुत फैंसी नेम है, तो कई बार कंपनी में डेटा टाइपिंग भी करा देते हैं। ठीक है, तो देख के कौन सी कंपनी में जा रहे हो, क्या काम करना है। तो डेटा एनालिस्ट का रोल, और डेटा इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट में डिफरेंस क्या है, बताओ। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपको मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि डेटा एनालिस्ट वर्सेस डेटा साइंटिस्ट क्या डिफरेंस है। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? No, sir. No, sir. राइट, ओके ग्रेट। और हेजिटेट नहीं करना प्लीज। Why we are choosing such Python or Java? What are the special achievements in industry demand for language? Right, clear. तो प्रिया का क्वेश्चन है कि हम पाइथन क्यों यूज करें, जावा क्यों नहीं यूज करें। अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, पहली चीज, जावा थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, पाइथन इजी है, मोर इंग्लिश लाइक है। ठीक है, पहला रीजन तो यही है प्रिया। सेकेंडली, अगर आपको डेटा ड्रिवन डोमेन्स में जाना चाहते हो, डेटा ड्रिवन प्लस वेब डेवलपमेंट डोमेन में जाना चाहते हो, तो आपके पास पाइथन, आपके पास ऑप्शन, बेटर ऑप्शन है, मच बेटर ऑप्शन है। अगर आप प्योरली वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, तो जावा बेटर है, लेकिन उसके साथ एक कंस्टेंट है, पाइथन की पॉपुलैरिटी अब बढ़ रही है, जावा की पॉपुलैरिटी पहले से है। ठीक है, अगर जावा में 50 जॉब्स हैं वेब डेवलपमेंट में, तो हो सकता है पाइथन में 10 या 20 ही हो। लेकिन जावा जानने वाले डेवलपर्स अगर 50,000 है, तो पाइथन डेवलपर, वेब डेवलपर 10 या 20,000 नहीं है। तो कंपटीशन थोड़ा कम है। नंबर ऑफ जॉब्स मार्केट में जावा में, वेब डेवलपमेंट में ज्यादा है, डेटा साइंस में, एआई में, पाइथन में बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर आप एज ए कंपटीशन की बात करो, एज ए फ्रेशर आपके लिए क्या मैटर करता है, कहाँ कंपटीशन कम है, तो आपको कंपटीशन जावा से ज्यादा कम मिलेगा। यहाँ पे जावा आपके पास 9th 10th 11th 12th में भी आ जाती है, ऐसा कोई ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है। बीए आपका, इवन बी आपका, बीसीए, बीटेक, इग्नू लेवल, ए लेवल, जितने इंस्टीट्यूट हैं जो 1 साल 2 साल के डिप्लोमा कराते हैं, सब जावा के करिकुलम में जावा पहले से है। लेकिन पाइथन हर जगह अभी करिकुलम में नहीं है, और पाइथन जानने वाले लोग कम है। राइट, तो रेस्ट आपकी चॉइस है, आप किस डोमेन में जाना चाहते हैं। राइट प्रिया? कोई कहे कि सी प्लस प्लस की डिमांड नहीं, तो सी प्लस प्लस की भी डिमांड बहुत ज्यादा है, जितने डेवलपर्स हैं उससे ज्यादा डिमांड है। डिमांड हमेशा ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, बस क्वालिटी नहीं अवेलेबल होती। हाँ जी, राइट। सो
अगर मैं लेट स्टार्ट करूंगा तो आपकी क्लास मिस हो जाएगी। अगर आप लेट होते हो, अगर मैं जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लेट स्टार्ट ज्वाइन कर रहे हो, तो आपकी क्लास मिस हो जाएगी। मैं लेट करूंगा तो कुछ मिस नहीं होगा, ठीक है। तो मैं चाहे लेट हो जाऊं, आप लोगों ने लेट नहीं होना क्लास में। प्लीज बी देयर ऑन टाइम। स्टार्टिंग में ये कुछ बच्चे लास्ट सीट पे जाके बैठते हैं, कुछ बच्चे, मैं भी लास्ट सीट पे बैठता था वैसे, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो प्लीज जो है, हेजिटेट नहीं करना है क्लास में, आई कांटेक्ट बनाना है, डरना नहीं है, शर्माना नहीं है। मेरा पड़ोसी क्या सोचेगा, मैं, मेरे कॉलेज का मेरा फ्रेंड भी मेरे साथ बैठा है, वो क्या सोचेगा, ठीक है। तो ये सब हेजिटेशन नहीं करना है बिल्कुल, ठीक है। होता है क्या है, जॉब, अगर जो सीख गया उसकी जॉब लग जाएगी, और जिसकी जॉब लग जाएगी, अगर आपकी जॉब नहीं लग रही तो आपका फ्रेंड आपसे आधी सैलरी शेयर करने वाला नहीं है, जिसके चक्कर में आज आप हेजिटेट कर रहे हो। तो प्लीज हेजिटेट नहीं करना। आज द क्वेश्चन मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देना, ठीक है। कई बार कुछ, कोई बच्चा ऐसा मेरे एक आधे बैच में ऐसा आ जाता है जो आगे बढ़ने नहीं देता, लेकिन पूरी क्लास सीखती है वो फिर उससे। सबके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट को मैं मल्टीपल वेज में बताने की कोशिश करता हूँ ताकि उसको समझ में आ जाए। तो मुझे आगे नहीं बढ़ने देना जब तक समझ में ना आए, ठीक है। बिना उसके आगे सिर हिलाना ही नहीं है कि हाँ समझ में आ गया, यस सर, लिखना ही नहीं है, वही लिखना है जब तक समझ में ना आ जाए कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाँ जी। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप हम बनाएंगे। जो बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड हैं उनका ग्रुप ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। तो उसी ग्रुप में ये आपका पूरा पीवाई फाइल आ जाएगी। आप इसको नोटपैड में या पाइथन में ओपन कर सकते हो। हाँ, मैं आपको नोट्स भी शेयर करूंगा, मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स भी शेयर करूंगा ग्रेजुअली। जब थोड़ी कोडिंग हमारी हो जाएगी तो मैं कुछ असाइनमेंट्स भी शेयर करूंगा, और हम लोग फाइनली कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, ठीक है। तो मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है कि मैं आपको अराउंड मेरे फर्स्ट वीक के बाद से प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, मान लिया लिस्ट का। जैसे ही मैंने लिस्ट बनाई तो मैंने आपको एक पहला प्रोजेक्ट बनवाऊंगा, कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। और फिर हम पूरे अपने 6 वीक्स सिलेबस में जब भी कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे, उसी सीएमएस को उस नए टॉपिक से कैसे इंप्लीमेंट करना है हम ये स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हर एक कॉन्सेप्ट आपको सीएमएस में इंप्लीमेंट करके देखना है। मैंने लिस्ट पढ़ाया, लिस्ट के बाद डिक्शनरी पढ़ाया, तो आपको सेम सीएमएस को डिक्शनरी से कैसे बनाना है। मैंने आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग बनाया, तो सीएमएस में एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे लगाना है। मैंने आपको उप्स बनाया, तो उप्स अभी तक पहले लिस्ट में उप्स नहीं पढ़ाया था, अब सेम सीएमएस को उप्स से कैसे बनाना है। डेटाबेस कनेक्टिविटी की, तो अभी हम लोग सीएमएस में अपने रैम में वेरिएबल्स में डेटा सेव कर रहे हैं, फिर आगे चल के डेटाबेस से कैसे डेटा उठा के लाना है उसी सीएमएस के अंदर, ठीक है। तो जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग नए स्टडी करेंगे, हर एक को सीएमएस के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। और इसके अलावा एंड में चल के हम कुछ और भी प्रोजेक्ट बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट शो कर देता हूँ, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स हम लोग बनाने जा रहे हैं। जैसे एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ठीक है। तो जीयूआई एप्लीकेशन है, कैसे बनानी है। गुड मॉर्निंग मुझे हिंदी में कन्वर्ट करना है, मुझे पंजाबी में शुभ सवेर, जर्मन में, रशियन तो समझ में आएगी नहीं आपको, और फ्रेंच में, ठीक है। सो ये एक प्रोजेक्ट है। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट जैसे वर्चुअल असिस्टेंट है।
आप लोगों को कोई ऑनलाइन वॉइस सुनाई दी है मेरी मशीन से? No, sir. नहीं आई? अच्छा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं आगे इसको जो है मुझे थोड़ी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी GoToMeet की, ताकि मेरी सिस्टम की वॉइस भी आप लोगों तक आ जाए। ठीक है, तो मैं आपको फिर भी रन करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। सर्च जावा और विकीपीडिया। तो हाँ, अगर मैं अभी अपना ये जो है हेडफोन हटा दूंगा तो मेरे लैपटॉप की आवाज आप लोगों तक आएगी। ठीक है, सो अभी मेरी मशीन की वॉइस मेरे पास आ रही है। तो ये कैसे काम कर रहा है वर्चुअल असिस्टेंट? मैंने इसको एक वॉइस कमांड दी। आर यू देयर हर्षा? मैंने एक वॉइस कमांड दी। क्या कमांड दी? सर्च जावा ऑन विकीपीडिया। तो मेरे इस वर्चुअल असिस्टेंट ने क्या किया? पहले जो है मेरी वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। तो क्या टेक्स्ट है ये? सर्च जावा ऑन विकीपीडिया। तो मेरे कंप्यूटर का जो माइक है वो कनेक्टेड है मेरे सॉफ्टवेयर से, इस वर्चुअल असिस्टेंट के प्रोग्राम से। तो जो भी मेरे यहाँ से माइक से आवाज जा रही है मेरे सिस्टम पे, ये वर्चुअल असिस्टेंट का जो कोड है उसको पहले टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है मेरे माइक से डेटा रिसीव करके। उसके बाद ये क्या कर रहा है? विकीपीडिया के सर्वर पे जा रहा है। वहां पे जावा के मल्टीपल पेजेस होंगे, जो बेस्ट पेज है उसको ढूंढ के उसके ऊपर की टॉप 3 सेंटेंसेस को निकाल के ला रहा है। और लाने के बाद फिर मेरी मशीन पे जो है टेक्स्ट लेके आ रहा है विकीपीडिया के सर्वर से, और फिर इसको वापस वॉइस कमांड में कन्वर्ट कर रहा है। तो मेरे स्पीकर में आवाज आ रही है जो ये मेरा वर्चुअल असिस्टेंट बोल रहा है। तो क्या इसने दिया? जावा इज अ हाई लेवल क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज डिजाइन टू हैव। ये पूरा इसने जो है वहां से मैसेज लाके दे दिया विकीपीडिया के सर्वर से। ठीक है, इसी तरह से मैं बोलता हूँ कि व्हाट्स द टाइम? तो इसने बोल के मुझे बताया टाइम इज 11:31। सम ओल्ड सॉन्ग्स फॉर मी। ठीक है, तो सॉन्ग प्ले हो गया, अगर तुम मिल जाओ। ठीक है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट सब लोग आगे चल के बनाएंगे, लेकिन पैरेलली हम लोग एक प्रोजेक्ट बना के चलेंगे जिसमें हम लोग कंप्लीट जो है हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं पाइथन के अंदर, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमें कोर पाइथन स्टडी करना है। कोर पाइथन में हम लोग डेटा टाइप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, फंक्शंस और ऐसे कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट पाइथन में हम लोग oops कॉन्सेप्ट्स, एक्सेप्शनल हैंडलिंग, डेटाबेस कनेक्टिविटी और ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। एडवांस पाइथन में हम लोग
एडवांस पाइथन में हम लोग हाउ टू क्रिएट योर ओन iterators, generators and decorators. Regular expressions. Multi-threading. और फाइनली हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे. ठीक है. So anything else? Any question? Any doubt? No? ठीक है. हाँ, आपको सिस्टम, अगर आपके पास घर पे कंप्यूटर है तो आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो, घर पे नहीं है तो यहाँ पे आप जो है लैब में हेल्प ले सकते हो सेट पर में. हाँ, ये पीवाई आपको मैं अभी ग्रुप में अगर नहीं भेजूंगा तो बोलते रहना सर आई नहीं, पाइथन फाइल भेज दो. ठीक है. ठीक. एनीथिंग एल्स? एनी क्वेश्चन? एनी डाउट? ठीक है. तो ऑफिशियली सेटपा में 4 डेज ए वीक क्लास होती है और अराउंड 1.5 टू आवर्स के आसपास. लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे 2 आवर्स 5 डेज ए वीक क्लास करें. ठीक है. थोड़ी कम ज्यादा आगे पीछे कभी ऑफ लेना तो मैं ऑफ लूंगा, लेकिन आप लोगों ने ऑफ नहीं लेना. ठीक है. राइट. ओके. तो हम लोग कल मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. यहाँ पे अगर आप लैपटॉप लेके आ रहे हो तो मतलब बेटर है. आफ्टर 2-3 क्लासेस के बाद आप ले आओ तो बेटर है, नहीं तो ऐसी कोई आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो. हाँ जी. अभी आज से नहीं दूंगा, थोड़ा टाइम बाद. हाँ, 1-2 क्लासेस के बाद दूंगा.